हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरे डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था, तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है कि कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर प्रजातियाँ दी गई हैं ऑप्शन में, ये सभी प्रजातियाँ हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थीं और सर्वाधिक प्रजातियाँ जो थीं ये भूमध्य सागरीय प्रजाति थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, इस सभ्यता में निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। ठीक है, निग्रो प्रजाति के लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता में नहीं रहते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में निग्रो प्रजाति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी, तो ध्यान रखेंगे निग्रो नहीं पाई जाती थी। और ये चारों जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और देखिए, इस सभ्यता की जो मुहर थी, मुहरें, ठीक है, ये मुहरें जो होती थी ये वर्गाकार, घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार होती थी। और मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो होता था ये पीपल के वृक्ष का होता था। इसके बाद एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्यों के मूल निवास स्थल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। देखिए, भगवान दास अडवाणी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को बताया है। अविनाश चंद्र दास ने ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों का मूल निवास स्थान जो है सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। और दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थल बताया है और इसका उल्लेख उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों का निवास स्थान जो है उत्तरी ध्रुव बताया है। और प्रोफेसर मैक्स मुलर और जे.जी. रीड ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया में बैक्टीरिया को बताया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। मिलान करना है, एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी ये चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। उसके बाद काशी का वाराणसी और वत्स का जो है कौशाम्बी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया। तो देखिए, वैशाली में तो इनका जन्म ही हुआ था, कुंडग्राम। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर देखेंगे चंपा जो था फ्रेंड्स, ये गौतम बुद्ध और महावीर के प्रचार का प्रमुख केंद्र था, तो ये भी संबंधित है महावीर से। लुम्बिनी जो है यह संबंधित नहीं है। लुम्बिनी में जो है किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में, उसके बाद लोहा का ज्ञान जो हुआ था ये वैदिक काल में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए आहत सिक्के ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और सोने के सिक्के जो हिंद यवन शासक थी दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत सिक्के और फिर सोने के सिक्के। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर देखिए निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है ये पद चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीपल या बोधि वृक्ष जो है ये गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है, और स्तूप जो है यह इनके महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक है, और कमल जो है कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो देखिए कौन सा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स यह नालंदा विश्वविद्यालय था, और इस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे जब हेन स्वांग आया था। ठीक है, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। यहाँ पर देखिएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ये प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, लेकिन अशोक का ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है ये दोनों पाकिस्तान में है। ये फ्रेंड्स किस भाषा में है, किस लिपि में है। तो ये ब्राह्मणी न होकर के ये खरोष्टी लिपि में है। वहीं पूछा गया कि खरोष्टी लिपि में, तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली जो है यह भारतीय तथा यूनानी कला यानी कि इंडो ग्रीक, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी। तो देखिए खील जो थी ना यह किस प्रकार की भूमि थी। तो यह भूमि जो जोते जाने योग्य नहीं होती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। उसके बाद देखिए क्षेत्र जो होता था ये खेती योग्य, जो भूमि होता था खेती योग्य उसको कहा जाता था। ठीक है, क्षेत्र कहा जाता था खेती योग्य भूमि को, जहाँ पर खेती की जाती थी, खेती हेतु उपयुक्त होता था। वास्तु जो होता था, वास्तु ये वास करने योग्य भूमि होता था। उसके बाद अपरहत पूछा जाता है। अपरहत जो थी यह बिना जोती जाने वाली भूमि थी। ठीक है, बिना जोती जाने वाली भूमि थी, जो जंगली भूमि होती थी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना आपको। और गोचर जो होता था, गोचर ये पशुओं के चारे की योग्य भूमि होती थी। और यहाँ पर खील पूछा गया है, तो खील हो जाएगा जो भूमि जोती नहीं जाती थी, और बिना जोती जाने वाली जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक जो है यह महिपाल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और इसने समस्त बंगाल और मगध पर शासन किया था। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक जो था ये गोपाल था, राजधानी पाल वंश की मुंगेर थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने किया था। तो ताजुल मासिर की रचना जो है हसन निजामी ने किया था। किसने किया था? हसन निजामी ने किया था। और इसमें 1192 ईस्वी से लेकर के 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हसन निजामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि विजयनगर में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए विजयनगर के जो वंश थे ये संगम वंश, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। उसके बाद सालुब वंश था, सालुब वंश के बाद तुलुब वंश था, तुलुब वंश के बाद जो था ये कौन सा वंश था? तुलुब वंश के बाद आरावीड़ वंश था। यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संगम वंश हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हेतु दरों की सूची तैयार किया था। तो फ्रेंड्स ये कौन सा शासक था? शेरशाह था। ठीक है, शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग जो है किया था, और उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण करने हेतु एक राई पद्धति थी। ठीक है, राई पद्धति जो कि फसलों की दर होती थी, इसको जो है लागू किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था। तो मक्का का द्वार जो है ये आपको पता है, ये कहा जाता था सूरत को। ठीक है, सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। राइट आंसर इसका सूरत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सल्तनत काल के सिक्के, और सिक्का यहाँ देखिए टंका, ससगनी और जीतल, ये किस धातु के बने थे।
तो देखिए टंका जो होता था ये चांदी का बना होता था, सस्कनी भी चांदी का बना होता था, और जीतल जो होता था ये तांबा का बना होता था। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो सबसे पहले जो है इसमें लड़ा गया था, ये सभी युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़े गए हैं। सबसे पहले 1531-32 में हुमायूं के द्वारा देवरा का युद्ध जो है ये अफगान विरोधियों को परास्त किया था इसमें। तो राइट आंसर देवरा का युद्ध हो जाएगा। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो यह अधिनियम जो था 1873 ईस्वी का अधिनियम था। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार किया था। तो सहायक संधि जो स्वीकार किया था ये कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान जो था इसी का रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये मिलाया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में, और 1843 में, यहाँ ध्यान देंगे 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो देखिए सबसे पहले डांडी मार्च जान लीजिए स्टार्ट कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वर्ष जो है गांधी-दास पैक्ट हुआ था। गांधी-दास पैक्ट जो है यह कब हुआ था, तो यह 1924 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी, चित्तरंजन दास और नेहरू के मध्य एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसको कि गांधी-दास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी से अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगा। राइट आंसर 1924 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो आपको याद होगा कि 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी की कांड हुआ था, इससे गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया, और इस तरह से कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। राइट आंसर इसका बारदोली हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है किसको, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। देखिए लॉर्ड लिटन जो था वह अपनी रचना जो थी उसकी ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखा करता था। राइट आंसर इसका लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी ने लागू किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे, नहीं पूछा गया है। तो देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। 1885 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। विलियम जोन्स जो है संबंधित नहीं थे, बाकी देखिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, राजा राम मोहन राय, ये सभी तीनों जो थे संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो यहाँ पर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू करने का निर्णय लिया था, और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए हिंदू महासभा भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, मुस्लिम लीग भी है, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी है, तो इन्होंने समर्थन नहीं किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया किसने समर्थन किया था, तो इनमें से कोई नहीं।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस तिथि को वायसराय बेबल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया गया था। तो शिमला सम्मेलन को जो है असफल घोषित किया था 14 जुलाई 1945 को। राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 जुलाई 1945 को। ठीक है, 25 जून से लेकर के, आपको याद होगा 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद के कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन को असफलता की घोषणा किया था, यानी कि इसको असफल घोषित कर दिया था। उसके बाद देखिएगा कि 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो फकीर विद्रोह हुआ था ना, इसका नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा मजनू शाह और चिराग अली शाह दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह का कारण जमींदारों और कृषकों से अधिक लगान वसूली था, यही कारण था इस विद्रोह का। उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी जो विभाजन परिषद थी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू भी है और सरदार पटेल भी दिया गया है, एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1913 में सचिंद्र सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो ये आपको भी याद होगा पटना में किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, पटना में किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर में बरहियाटाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए हुआ था, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था, नहीं पूछा गया। फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वीडियो कवर करवाऊंगा, अन्यथा वीडियो जो है 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे। देखिए होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एच.एस. ओलकॉट। ठीक है, देखिए एच.एस. ओलकॉट और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे, मैडम ब्लावत्स्की और एच.एस. ओलकॉट। ठीक है, और यहाँ होम रूल लीग पूछा गया, तो ये सभी लोग इससे संबंधित थे। एच.एस. ओलकॉट जो था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित था। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सांप्रदायिक अवार्ड जो हुआ था, कम्युनल अवार्ड, इसमें प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। कितनी थी, 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। राइट आंसर इसका 147 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार कौन था। तो ये नरुल अनवार था। कौन था, नरुल अनवार था। उसके बाद देखिए किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो स्वराज ट्रेन का संचालन जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो किया गया था। बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और यहाँ के छात्रों द्वारा कुल रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया था और इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार हेतु किया गया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है, असत्य पूछा गया है। तो देखिए इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं ना, सभी के सभी कथन जो हैं ये सत्य दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। पेरिस में नहीं हुआ था, ये शिकागो में हुआ था, और पेरिस में जो है दूसरा धर्म सम्मेलन हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसमें भी स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है। सबसे बाद में हुई है, तो सबसे बाद में इसमें से देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 हो जाएगा। उसके बाद बेबल योजना जो है ये आपका 1945 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है ये आपका हो जाएगा 1942। तो सबसे बाद में जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेबल योजना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इन्होंने बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के विरोध में।
राइट आंसर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई जो होगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर शारदा एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन के समय नहीं, लॉर्ड इरविन के समय जो है शारदा एक्ट 1929 में जो है लाया गया था। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष यानी कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी जो हैं सुमेलित हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए बिहार सरकार का मिशन 5.0 जो है यह वृक्षारोपण से संबंधित है। बिहार सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को मौजूदा 15% से बढ़ा करके 17% करने का जो है लक्ष्य रखा है मिशन 5.0 के तहत। तो यह आपका हो जाएगा वृक्षारोपण। किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। तो यह किया है इटली ने, और इटली ने कहाँ पर किया है, तो गुजरात के मेहसाना जिले में। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये चुनी गई हैं रोबर्टा मार्शेला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च की है, यानी इसको शुरू किया है। तो ये किसने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, संस्कृति मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। राइट आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स ये किसके साथ किया है, फ्लिपकार्ट के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कुशल समुदायों को फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार पहुंच प्रदान करना है। राइट आंसर इसका फ्लिपकार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो ये बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ जो है किया है अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यहाँ पर देखिएगा यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। नाम याद रखेंगे, यायोगन 33 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। उसके बाद देखिए किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई। तो यह देश कौन सा है, यह देश कजाकिस्तान है। ठीक है, इसी की अध्यक्षता में नूर सुल्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कजाकिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। नूर सुल्तान राजधानी है इसकी। अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी कहा जाता है, मेरिल बोर्न, ठीक है, कि आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो ये हरभजन सिंह को और ज्वागल श्रीनाथ को किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा हरभजन सिंह भी है और ज्वागल श्रीनाथ का भी नाम दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलो उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। तो ये मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और यह मेडल जो था यह सिल्वर मेडल था। तो मीराबाई चानू हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ की हैं, तो मणिपुर की रहने वाली हैं। इनका स्टेट भी ध्यान रखेंगे।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नया गणराज्य सबसे नया गणराज्य बना है? तो सबसे नया गणराज्य जो बना है यह बना है बारबाडोस। अच्छा, बारबाडोस जो है ये कहाँ पर है? तो यह दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है ब्रिज टाउन है। कहाँ है? ब्रिज टाउन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनविजन। ठीक है, कौन सा है? तो यह एनविजन है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, एनविजन जो है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है जिसमें नासा का भी योगदान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है चेन्नई में। कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान जो है दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है लिखा है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेज़बान देश कौन सा? 2021 पूछा गया है। 2021 का मेज़बान देश पाकिस्तान था। अच्छा, 2022 का मेज़बान देश कौन सा था? तो 2022 का मेज़बान देश जो था ये स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। और देखिए, ये मनाया कब जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो 2022 में ओनली वन अर्थ जो थी, ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बौद्धिक संपदा संगठन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको विपो कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में बौद्धिक संपदा संगठन कहा जाता है। इसका अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक जो है 46 है। कौन सा स्थान है भारत का? 46 है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो करेक्ट आंसर RS शर्मा हो जाएगा, याद रखेंगे RS शर्मा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RS शर्मा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को। ठीक है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 दिसंबर। उसके बाद देखिएगा कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम बने हैं 73वें ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पर देखिए भरत सुब्रमण्यम का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो यह कौन सा जो है पूछा गया है कि कौन सा राज्य सरकार ने यह घोषित किया है? तो फ्रेंड्स यह किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये 3 गांव भवानीपुर हैं, टेढ़िया है, यहाँ में लिखते हैं कि भवानीपुर हो गया, एक टेढ़िया हो गया, ये ढ है। उसके बाद एक ढाकिया हो गया। ठीक है, नाम हो सकता है पूछा जाए, ढाकिया हो गया। और एक जो है बिछिया है। ये 4 गांव हैं। ठीक है, बिछिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहले वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो यह इंदौर है। इंदौर को वाटर प्लस सिटी जो है घोषित किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह देश जो है यह कौन सा देश है? यह स्वीडन बना है। स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया अब्दुल रजाक गुरनाह को। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब्दुल रजाक गुरनाह हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये भारतमाला 2 के तहत जो है प्रस्तावित भारत कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली प्रतिबंधित सड़क होगी, भारत और कोलकाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो ये रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इसमें कौन सा जो है दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसमें जो है अवतल दर्पण का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है यह क्या है। तो यह एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो मायोपिया जो है इसमें अवतल दर्पण और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को उत्तल दर्पण के द्वारा जो है ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पिंड का द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम है, इसका वजन कितना होगा। तो आपको पता है कि इस पिंड का जो वजन होगा ये भार इसका कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मास दे दिया गया है 2 किलोग्राम और 9.8 जो है ये जी का वैल्यू होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो देखिए डब्लू यानी कि वर्क जो है ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये भी आपको पता होगा। डब्लू जो है ये कार्य है, एफ जो है क्या है, फोर्स है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और थीटा जो है ये बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो निर्भर नहीं करता है, तो लागू बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के कोण पर ये करेगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखा जाए। तो मैंने बताया आपको उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, तो यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक एब्जॉर्बर हैं, तो इसमें से अच्छे उत्सर्जक हो जाएगा। ठीक है, जो अच्छे ऑब्जर्वर है ना ये अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, ये आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है किसका दर्शाता है, तो प्रधान क्वांटम संख्या का। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। उसके बाद देखिएगा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। यहाँ गलत कथन आपसे कौन पूछा गया है। तो देखिए ओजोन परत सूर्य से औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता, औरक्त नहीं यूवी को नहीं पहुँचने देता, अल्ट्रा वायलेट रे को। ठीक है, तो ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सही दिया गया है। चलिए 83 नंबर देख लीजिए। देखिए 83 नंबर है कि फ्लोरोसिस, यहाँ पर अस्थिर हो गई है फ्लोरोसिस, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। पानी में फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इसमें से बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें से आपका सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 85 के बाद 86 नंबर।
तो यहाँ पर देखिएगा 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है, बताइए। तो इसमें से नवल्जीन है, ठीक है। यह एक पीड़ाहारी होता है, दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो नवल्जीन हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर तीनों दिया गया है यह एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, यह किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको किया जाता है सेपरेटिंग फनल के द्वारा, ठीक है, पृथकारी कीप के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फेनोल्फथलीन जो है एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में किस प्रकार का होता है। तो देखिए अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय में रंगहीन होता है और क्षारीय में गुलाबी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी की क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो यह इंगित करता है किसको, भौतिक परिवर्तन, जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक नहीं होते हैं, बताइए वह सामग्री कौन सी है। तो ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, सॉरी नहीं दिया गया, कुचालक, ध्वनिहीन नहीं होते हैं लेकिन ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। तो यह कौन सा है, तो ये नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। ये सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और नॉन लुमिनस होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसको इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जूट जो है या पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जूट जो है तना से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जूट तना से प्राप्त किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल जो है ये अंडाशय से फल बनते हैं, ठीक है, बीजांड से बीज बनता है। बीज जो बनता है यह किससे बनेगा, बीज बताइए, और फल किससे बनता है। तो बीज और फल जो है पौधे के निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अंडाशय से फल, तो बीजांड से बीज बनता है, ठीक है, बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ब्रेड में छेद जो होता है किस गैस के निकलने से बनता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस के निकलने से बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो यह किसके द्वारा होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो यह नहीं फैलता है किससे नहीं फैलता है। तो यह मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा जो होता है मलेरिया होता है, ठीक है, परजीवी जिसको कहा जाता है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। मादा एनेफिलिस नामक जो मच्छर है यह इसका वाहक होता है और मलेरिया जो है यह प्रभावित होता है इसमें कौन सा, स्प्लिन जो है, प्लीहा जो है, यह जो है फ्रेंड्स यह स्प्लिन प्रभावित होता है इसमें, स्प्लिन यहाँ मैं लिखता हूँ स्प्लिन, ठीक है, प्लीहा। उसके बाद देखिएगा कि स्लीप एमनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होते हैं, स्लीप एमनिया में होती है, नींद में बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर जो है श्वास बाधित हो जाता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि बप्पी लहरी का निधन हो गया था इसी के चलते, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण जो है नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन ए का मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, बाकी जो है विटामिन जो है यहाँ पर उनका निर्माण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है। तो ये हार्मोन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, TSH। इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावन होता है। उसके बाद कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। कम से कम 2 देश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। देखिए इसमें सिक्किम जो दिया गया ना, सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से। पश्चिम बंगाल जो है ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से। मिजोरम जो है म्यांमार, बांग्लादेश और असम
बांग्लादेश और भूटान। तो पूछा गया कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो 2 देश से नहीं करती है, यानी कि 3 देश से कर रहा है। किसका? तो पश्चिम बंगाल का और सिक्किम का। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो लघु हिमालय में इसमें से जो अवस्थित नहीं है वह पूछा गया है। तो देखिए, धौलाधर, पीर पंजल, महाभारत, ये जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। जास्कर जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जास्कर जो है यह बृहद हिमालय का भाग है। उसके बाद चलिए 103 नंबर क्वेश्चन करिए। देखिए 103 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ झील दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। लोकटक जो है ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। भीमताल झील जो है ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ताल जिसमें लगा होता है ना, ये अधिकांश झील जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कोलेरू जो है ये कहाँ पर है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। अब इसमें से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें से जितने भी दिए गए ना, सभी के सभी जो है सुमेलित हैं और सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। तो देखिए, यह जो है सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन तो सही है, यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है। दूसरा भी सही है, इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा कथन जो है यहाँ पर देखिएगा, यह क्षेत्र जो होता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र जो है होता है, और यहाँ नहीं दिया गया है। तो कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 जो है ये सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछता कौन सा सही है तब कथन 1 और कथन 2 सही होता, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन सही नहीं पूछा गया है यहाँ पर, तो कथन 3 जो है यह सही नहीं है। तो कथन 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं, सही है। उसके बाद देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह भी जो है सही है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 जो है सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, बांगर नहीं कहा जाता, खादर कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी पर। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 108 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो इसमें से किसकी की गई है? नागालैंड की गई है। ठीक है, ऋणात्मक रही है नागालैंड की। उसके बाद देखिएगा, जंगली गद्दों का अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। गुजरात के लघु कक्षरण में यह स्थित है, गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें से जो सही हो, यहाँ पर देखिएगा, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा का होता है, गलत है। पूर्णिमा का होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा का नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, ये गलत है। इसमें जो होता है ना, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो ये भी गलत हो गया। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, ये सही दिया गया। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, गलत होता है। ये होता है उत्तरी अयनांत के बीच में। ठीक है, और दक्षिणी अयनांत में जो होता है यह होता है 22 दिसंबर के दिन, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है ये होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है इसमें। और उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन सी सही दिया गया, बाकी सभी गलत दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा, मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित देश दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेरापी जो है, माउंट मेरापी, यह इंडोनेशिया में है। माउंट एटना जो है यह इटली में है। कोलिमा जो है यह मैक्सिको में है। और सबनकाया जो है यह पेरू में है। ठीक है, और किलिमंजारो तंजानिया में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 3, 2, 4 एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, ये आपसे पूछा गया है, बताइए सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए स्वेज नहर जो है यह लाल सागर एवं अरब सागर को, ये वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। स्वेज नहर जो है, यह जो होता है स्वेज नहर, ये क्या होता है, स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर की मध्य स्थित है। तो यहाँ अरब सागर दिया गया, ये गलत है, बाकी सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ पर देखिए आमूर नदी जो है, आमूर नदी यह जो है चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, यह सही नहीं है। आमूर नदी जो है यह रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ पर देखिएगा कैंटबरी जो घास का मैदान है ये फिनलैंड में है, ये फिनलैंड में जो है दिया गया है, ये गलत है। कैंटबरी जो है यह कहाँ पर है, तो कैंटबरी जो है फ्रेंड्स ये आपको पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो कैंटबरी न्यूजीलैंड में है, फिनलैंड में नहीं है, बाकी सभी जो है सही दिया गया है। ठीक है, ये वाला कैंटबरी न्यूजीलैंड में है, यह फिनलैंड में नहीं है। चलो उसके बाद देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है अनुच्छेद 220 के अनुसार 220 के यानी कि 220 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये फ्रेंड्स सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में या फिर अन्य उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में या अन्य उच्च न्यायालय में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। उसके बाद देखिए आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है जोखिम पूंजी का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वेंचर कैपिटल का तात्पर्य नए उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए जुड़वा घाटा किसको कहा जाता है, जुड़वा घाटा जो है ये किसको कहा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जुड़वा घाटा जो है यह कहा जाता है राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को। उसके बाद देखिए एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये अप्रत्यक्ष कर से है, इनडायरेक्ट टैक्स से है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर विनिवेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है, तो कागजी मुद्रा जो है ये कहा जाता है एसडीआर को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको कहा जाता है ना, उसी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, आर्टिफिशियल करेंसी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। इसे 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली का स्थान पर अपनाया गया था। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। उसके बाद देखिए लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था, तो यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, और इसको 2010 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, 2010 में जो है लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को जो है 2010 में शामिल किया गया था। उसके बाद चलिए 124 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स ये आपका 80.76% जो है अनुमानित है। उसके बाद देखिए वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये कितना प्रतिशत रहा है, ये 4.82% रहा है, जो कि 5% की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। तो ये आपका 4.82% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो ये आपका कटिहार हो जाएगा। ठीक है, कटिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है, तो यह कौन सा अनुच्छेद है, यह जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 243W है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9A में जो है अनुच्छेद 243P से लेकर के 243Z Q तक है इसका वर्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो ये गोलकनाथवाद में, ठीक है। किसमें दिया था? गोलकनाथवाद में। वर्ष 1967 में जो है गोलकनाथवाद और पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब भी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 355 है, ठीक है। अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 131 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो यह अनुच्छेद किस में है? 201 में है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो 1979 में जो है 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? तो यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? तो देखिए इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे लिया कहाँ से गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? तो ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन के, जो कि 1973 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटा करके 20 कर दी गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो है सभी जोड़ा गया था। उसके बाद चलिए 138 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसमें और भी शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों को जो है पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यह अनुच्छेद 170 है, ठीक है। अनुच्छेद 170 है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 जो है यह संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न हैं। फटाफट मैं आंसर बता देता हूं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो है 6.1/4 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 144 का करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 140 आ जाएगा। उसके बाद चलिए 145 के बाद 146 नंबर देख लीजिएगा। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 147 यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसको पढ़ करके यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12.5। चलो उसके बाद देखिए 148 का करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 50% हो जाएगा और 50% हो जाएगा। और 150 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 10% हो जाएगा,